नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट क्लास कॉल एग्जाम पर। और आप देख रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट 2023 की टेस्ट सीरीज। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम को वेस्ट न करते हुए आज की टेस्ट सीरीज को स्टार्ट करते हैं। और आप लगातार टेस्ट के लास्ट तक बने रहना, क्योंकि आज के टेस्ट में बहुत कुछ नया करवाने वाले हैं। तो दोस्तों, आइए आज के टेस्ट में प्रश्न संख्या 1 देखते हैं। लॉर्ड रिपन कब से कब तक भारत में वायसराय के पद पर थे? 1 1869 से 1872। दोस्तों, 1858 के बाद से या जब से जिस भी पर्सनालिटी का नाम आएगा तो वायसराय होंगे, और 1858 से पहले जिसका भी नाम आएगा और 1773 के बाद में वो गवर्नर जनरल होंगे भारत के। तो आइए देखते हैं लॉर्ड रिपन कब से कब तक भारत में वायसराय के पद पर थे। 1 1869 से 1872। 2 1872 से 1876। 3 1876 से 1880। 4 1880 से 1884। तो लॉर्ड रिपन 1880 से 1884 तक भारत के वायसराय थे। सही आंसर है विकल्प संख्या 4। और 1869 से 1872 तक लॉर्ड मेयो भारत के वायसराय थे। और 1872 से 1876 तक नॉर्थ ब्रुक भारत में वायसराय के पद पर थे। और 1876 से 1880 तक लॉर्ड लिटन भारत में वायसराय के पद पर थे। तो दोस्तों, आइए इनके कार्यकाल में जो प्रमुख कार्य हुए हैं एक बार चर्चा कर लेते हैं। 1869 से 1872 तक मेयो जो भारत में वायसराय के पद पर थे, तो इनके समय में मुख्य कार्य क्या हुए थे, आइए एक बार नज़र डाल लेते हैं। 1 काठियावाड़ में राजकोट कॉलेज तथा अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना भारतीय युवाओं के राजनीतिक प्रशिक्षण देने के लिए। दूसरा कार्य, भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण की स्थापना की गई। 3 कृषि एवं वाणिज्य विभाग की स्थापना की गई। 4 केंद्र तथा राज्यों के मध्य राजस्व के बंटवारे की एक नई प्रणाली का शुभारंभ किया गया 1871 में। और 1871 में भारत की प्रथम जनगणना की गई मेयो के ही टाइम पर। और राज्यों में रेलवे का शुभारंभ मेयो के टाइम पर किया गया। और 1872 ये तो मेयो के समय के, जब मेयो भारत में वायसराय के पद पर थे, तो ये मुख्य कार्य थे। और 1872 से 1876 तक नॉर्थ ब्रुक भारत में वायसराय के पद पर थे। तो देखते हैं इनके कार्य में क्या क्या मुख्य कार्य हुए थे। इनके कार्यकाल में 2 मुख्य कार्य थे। 1 1874 में प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा हुई थी। दूसरा, पंजाब में कोका आंदोलन हुआ था 1874 में। और 1876 से 1880 तक लिटन भारत में वायसराय के पद पर थे। तो आइए लिटन के प्रमुख कार्यों पर एक बार नज़र डाल लेते हैं। 1876 से 1878 में भयंकर अकाल आया, जिससे मद्रास, बम्बई, मैसूर, हैदराबाद, मध्य भारत के कई हिस्सों तथा पंजाब बुरी तरह प्रभावित हुए। 1878 में रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में अकाल आयोग की नियुक्ति की गई। दूसरा, राजकीय उपाधि अधिनियम 1876 शुरू किया गया और ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया ने कैसर-ए-हिंद की उपाधि धारण की। 3 वर्नाकुलर प्रेफेक्ट 1878 पारित किया गया। 4 आर्म्स एक्ट 1878 पारित किया गया। 5 द्वितीय अफगान युद्ध 1878 से 1880 हुआ। ये कार्य लिटन के समय पे ये प्रमुख कार्य किए गए। और 1880 से 84 जो कि प्रश्न में ही पूछा गया है, रिपन भारत में वायसराय के पद पर थे। इनके सब कार्यकाल में क्या मुख्य कार्य थे, आइए एक बार नज़र डाल लेते हैं। 1 1881 में अफगानिस्तान से संधि की गई, यानी कि संधि का प्रस्ताव जो लिटन के समय में युद्ध हुआ था और रिपन के समय में संधि की गई। युद्ध 1878 के 80 में हुआ था, जो कि लिटन के टाइम में हुआ था, द्वितीय अफगान युद्ध। और 1881 में रिपन के आने के बाद अफगानिस्तान के साथ संधि की गई। और 1882 में वर्नाकुलर प्रेफेक्ट को समाप्त कर दिया गया। और तीसरा, श्रमिकों की दफाओं में सुधार के लिए प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 में पारित किया गया। 4 वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति का नियमितीकरण किया गया। 5
1882 में स्थानीय स्वशासन संबंधी सरकारी प्रस्ताव पारित किया गया। 6. 1882 में विलियम हंटर की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग की नियुक्ति की गई। 7. इल्बर्ट बिल विवाद 1883 से 84 रिपन के ही कार्यकाल में हुआ। तो ये मेयो, नॉर्थब्रुक, लिटन का कार्यकाल और रिपन का कार्यकाल और इनके समय में होने वाले प्रमुख कार्य थे। दोस्तों, किसी भी प्रश्न को आपको विधिवत करवाया जा रहा है तो आपको यहाँ से पढ़ने के बाद किसी और एग्ज़ाम या टेस्ट सीरीज में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आप इसी को ध्यानपूर्वक पढ़ें। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 2 में क्या है। कौन सा कार्य लॉर्ड वेलिंगटन के समय का नहीं है? तो दोस्तों, आज के टेस्ट सीरीज में वायसराय और भारत के गवर्नर जनरल पर ही फोकस किया गया है। तो आइए देखते हैं कौन सा कार्य लॉर्ड वेलिंगटन के समय का नहीं है। तो इसके लिए जानना जरूरी है कि लॉर्ड वेलिंगटन का समय क्या है। और लॉर्ड वेलिंगटन का समय 1931 से 36 तक था। तो देखते हैं जो इस बीच में होगा उनके समय का कार्य है, नहीं तो इनके समय का कार्य नहीं है। देखते हैं। 1. सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की 1939 में। 2. बर्मा भारत से पृथक किया गया 1935 में। 3. भारत सरकार अधिनियम 1935 में पारित किया गया। 4. तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ। तो दोस्तों, इसमें बर्मा भारत से पृथक किया गया 1935 में और भारत सरकार अधिनियम 1935 में पारित हुआ और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ, जो कि 1931 से 1936 के बीच में है। तो ये तीनों कार्य तो लॉर्ड वेलिंगटन के समय के हैं, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में की थी, जो कि लिनलिथगो के कार्यकाल में थी। और लिनलिथगो का कार्यकाल 1936 से 1944 था, तो उसके बीच में 1939 पड़ता है। तो उसी समय में सुभाष चंद्र ने त्रिपुरी इसके हरिपुरा 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में इन्होंने पट्टाभी सीतारमैया को हरा दिया था और गांधी जी इससे खुश नहीं थे, तो इन्होंने कांग्रेस में अध्यक्षता के पद से इस्तीफा दे दिया था। इनके इस्तीफा देने के बाद राजेंद्र प्रसाद त्रिपुरी अध्यक्ष त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे इनके इस्तीफा देने के बाद सुभाष चंद्र के, और सुभाष चंद्र ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। दोस्तों, ये कार्य लॉर्ड लिनलिथगो का है के समय का है, बाकी के तीनों कार्य वेलिंगटन के समय का है। तो देखते हैं लिनलिथगो के समय में क्या क्या मुख्य कार्य थे। 1. प्रथम आम चुनाव 1936 से 37 करवाया गया, कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ उस चुनाव में। 2. द्वितीय विश्व युद्ध होने के कारण 1939 में कांग्रेस नेताओं ने इस्तीफा दिया। 3. कांग्रेस के 1939 के अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्षता पद से इस्तीफा दिया और राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने, जो कि अभी हमने इसकी चर्चा कर चुके हैं। 4. 1940 के मुस्लिम लीग के लाहौर के अधिवेशन में लीग द्वारा पृथक पाकिस्तान की मांग की गई। 5. 1940 में वायसराय यानी कि लिनलिथगो द्वारा अगस्त प्रस्ताव की घोषणा की गई। कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने ही अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार किया। 6. 1940 में विंस्टन चर्चिल इंग्लैंड के नए प्रधानमंत्री बने। 7. 1941 में बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। 8. 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया, जो कि असफल रहा और इसके असफल होने का कारण यह है कि एक भी भारतीय इसका सदस्य नहीं था। 9. 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया 8 अगस्त 1942 और कहीं कहीं ग्वालियर टैंक में, और 9 अगस्त 1942 भी माना जाता है क्योंकि कांग्रेस का अधिवेशन 9 अगस्त को हुआ था, वहाँ पे भी इसका प्रारंभ करने की मांग की गई थी। और गांधी ने इसी में 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में ही करो या मरो का नारा दिया था गांधी जी ने, और कांग्रेस के प्रमुख नेता गिरफ्तार हुए थे। और 10. 1944 में मुस्लिम लीग ने कराची अधिवेशन में अंग्रेज़ों को बांटो और वापस जाओ नारा दिया। तो दोस्तों, ये सारे कार्य लॉर्ड लिनलिथगो के समय के हैं। और वेलिंगटन का टाइम जो कि 1931 से 36 तक था, देखते हैं इनके समय का मुख्य कार्य क्या था। 1. 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ।
2 1933 में सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः प्रारंभ हुआ। 3 1932 में सांप्रदायिक घोषणा पत्र किया गया, इसके विरुद्ध पूरे देश में प्रदर्शन हुए। 4 यरवदा जेल में गांधी जी ने आमरण अनशन किया। 1932 में पूना समझौते के पश्चात अपना अनशन तोड़ा। पूना समझौता गांधी और अंबेडकर के बीच में हुए, लेकिन उसमें सिग्नेचर गांधी के नहीं थे क्योंकि गांधी जेल में थे उस समय। और पूना समझौता में अंबेडकर और मदन मोहन मालवीय के सिग्नेचर थे। 5 1934 में जयप्रकाश नारायण एवं आचार्य नरेंद्र देव ने कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना किया। 6 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई। सहजानंद सरस्वती ने इसकी स्थापना किया था। और इसके अलावा वर्मा भारत से पृथक किया गया और भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित हुआ और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 हुआ। यानी कि द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन वेलिंगटन के टाइम पे हुआ था। और आइए आज के टेस्ट में प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। प्रारूप समीक्षा समिति के अध्यक्ष कौन थे? 1 सरदार वल्लभ भाई पटेल, 2 जवाहरलाल नेहरू, 3 अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, 4 कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। तो प्रारूप समीक्षा समिति के प्रारूप समिति होता तो उसके अध्यक्ष तो भीमराव अम्बेडकर थे, लेकिन यहाँ पर प्रारूप समीक्षा समिति है। तो प्रारूप समीक्षा समिति के अध्यक्ष अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे और इसमें इनके अलावा 7 अन्य सदस्य थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल मूल अधिकार प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे और मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष थे। ये 2 समितियों के अध्यक्ष थे। तो प्रांतीय संविधान समिति में सरदार वल्लभ भाई अध्यक्ष थे और इनके अलावा 25 अन्य सदस्य थे। और मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति में सरदार वल्लभ भाई पटेल उसके अध्यक्ष थे और इनके अलावा 54 अन्य सदस्य थे। जवाहरलाल नेहरू संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। संघ शक्ति समिति में जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे और इनके अलावा 9 अन्य सदस्य थे। और संघ संविधान समिति में जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे और इनके अलावा 15 अन्य सदस्य थे। इनका तो हो गया है। कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे और इनके अलावा उसमें 3 अन्य सदस्य थे। तो आइए देखते हैं आज के टेस्ट सीरीज में प्रश्न संख्या 4। कौन सा कार्य वॉरेन हेस्टिंग के समय का नहीं है? फिर एक कार्य की पूछ रहा है दोस्तों, वायसराय के कार्य के बारे में पूछ रहा है। वायसराय क्या, ये तो गवर्नर जनरल हैं, क्योंकि इनका कार्य वॉरेन हेस्टिंग का कार्यकाल 1773 से 1785 तक था। तो 1773 से 1858 के बीच में जितने भी लोग होंगे वो भारत के गवर्नर जनरल कहलाएंगे। 1 बंगाल में द्वैत शासन की समाप्ति, 2 कलकत्ता में सदर दीवानी और एक सदर निजामत अदालत की स्थापना, 3 कलकत्ता में बंगाल की राजधानी घोषित किया गया, 4 कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार पर रोक लगाई गई। तो दोस्तों वॉरेन हेस्टिंग के समय में बंगाल में द्वैत शासन की समाप्ति की गई और कलकत्ता में सदर निजामत एवं सदर दीवानी और एक सदर निजामत अदालत की स्थापना की गई। कलकत्ता को बंगाल की राजधानी घोषित किया गया। तो ये तीनों काम तो वॉरेन हेस्टिंग के कार्यकाल में हुए थे, लेकिन कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार पर रोक ये कॉर्नवालिस के कार्यकाल में हुई और कॉर्नवालिस का कार्यकाल 1786 से 1793 था। तो दोस्तों वॉरेन हेस्टिंग के कार्यकाल जो कि 1773 से 1785 तक था, ये भारत के गवर्नर जनरल थे। तो देखते हैं उस समय के मुख्य कार्य क्या क्या थे। 1 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। 2 1781 का अधिनियम पारित हुआ। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल द्वारा उसकी काउंसिल एवं कलकत्ता उच्च न्यायालय के मध्य शक्तियों का कार्य क्षेत्र स्पष्ट रूप से विभाजित कर दिया गया। 3 1784 का पिट इंडिया एक्ट पारित हुआ। 4 1774 का रोहिल्ला युद्ध हुआ। 5
1775 से 1782 का प्रथम मराठा युद्ध हुआ और 1782 में सालबाई की संधि की गई। 6. 1780 से 1784 का द्वितीय मैसूर युद्ध हुआ। 7. नंद कुमार को फांसी दी गई। बनारस के राजा चैत सिंह के साथ विवादास्पद संबंध रहे और अवध की बेगमों के साथ ज्यादती की गई और इसी कारण इंग्लैंड वापस जाने पर हेस्टिंग्स यानी कि वॉरेन हेस्टिंग्स पर महाभियोग चलाया गया। 8. 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की नींव डाली गई और ये सारे कार्य वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में हुए। और कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार पर रोक कॉर्नवालिस के टाइम पर हुई थी। तो देखते हैं कॉर्नवालिस के समय में मुख्य कार्य क्या क्या किए गए, जो कि कॉर्नवालिस का कार्यकाल था 1786 से 1793। तो 1790 से 92 में तृतीय मैसूर युद्ध हुआ और श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में हुई। कॉर्नवालिस कोड 1793 में पास किया गया यानी कि पारित किया गया। इस कोड में यानी कॉर्नवालिस कोड में अनेक न्यायिक सुधारों का उल्लेख था। सामान्य प्रशासन का राज्य को प्रशासन के पृथक्करण था। और 3. 1793 में बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की स्थापना कॉर्नवालिस के टाइम पर की गई। और 4. प्रशासन का यूरोपीयकरण तथा सिविल सेवाएं प्रारंभ की गई। 5. 1805 में गाजीपुर में कॉर्नवालिस की मृत्यु हो गई और वहीं पे कॉर्नवालिस की समाधि बनी हुई है। तो आइए दोस्तों देखते हैं आज की टेस्ट में प्रश्न संख्या 5। कौन सा कार्य डलहौजी के समय का नहीं है? और इसके लिए जान लेते हैं डलहौजी का समय क्या था। डलहौजी का समय था 1848 से 1856। तो जो कार्य इसके बीच में हुआ होगा यानी कि वो डलहौजी के समय का है, जो कार्य इसके अलग हुआ होगा वो डलहौजी के समय का नहीं है। 1. विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पे पारित किया गया। 2. पेशवा को पेंशन की समाप्ति कर दी गई 1853 में। 3. निचले वर्मा यानी कि पेगू का अधिग्रहण किया गया 1852 में। 4. 1835 का शिक्षा संबंधी प्रस्ताव शिक्षा सुधार तथा अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाए जाने की घोषणा की गई। तो दोस्तों जैसा कि हमें दिख रहा है 1848 के बीच की में और 1848 और 1856 के बीच में 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया और विधवा पेंशन की समाप्ति की गई 1853 में और 1852 में निचले वर्मा यानी कि पेगू का अधिग्रहण किया गया। तो ये तीनों कार्य तो डलहौजी के कार्यकाल के समय के हैं। लेकिन 1835 का शिक्षा संबंधी प्रस्ताव शिक्षा सुधार तथा अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाए जाने की घोषणा बेंटिक के कार्यकाल की है और विलियम बेंटिक का कार्यकाल 1828 से 1835 तक था। तो आइए दोस्तों देखते हैं इनके मुख्य कार्य क्या क्या हैं, एक बार देख लेते हैं। पहले डलहौजी के मुख्य कार्य देख लेते हैं। 1. द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 1849 के बीच में हुआ और 1849 में पंजाब का कंपनी साम्राज्य में विलय कर लिया गया। 2. 1852 में निचले बर्मा या पेगू का अधिग्रहण किया गया, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। 3. व्यपगत के सिद्धांत के तहत 1848 में सतारा और 1848 में ही जैतपुर एवं संभल और 1852 में उदयपुर, 1853 में झांसी, 1854 में नागपुर तथा 1856 में अवध का कंपनी साम्राज्य में विलय किया गया। 4. 1854 में वुड का शिक्षा संबंधी डिस्पैच तथा स्थानीय भाषा में स्कूलों तथा सरकारी कॉलेजों की स्थापना की गई। 5. 1853 में रेलवे मिनट्स जारी किया गया। 1853 में बम्बई एवं ठाणे के मध्य प्रथम रेल भी डलहौजी के कार्यकाल में ही चली और 1854 में कलकत्ता एवं रानीगंज के मध्य की दूसरी रेल चलाई गई। 1 साल बाद ही वो भी डलहौजी के कार्यकाल में ही। टेलीग्राफ एवं डाक सुधार की स्थापना की गई। 40,000 मील टेलीग्राफ लाइन द्वारा कलकत्ता, बम्बई, मद्रास एवं पेशावर को आपस में जोड़ा गया तथा 2 पैसे के शुल्क पर राष्ट्रीय डाक सेवा प्रारंभ की गई। 7वां कार्य है डलहौजी के कार्यकाल का, देखते हैं क्या है। 1854 में गंगा नहर को खोल दिया गया
और 18 प्रत्येक प्रांत में लोक निर्माण विभाग की स्थापना की गई। तो दोस्तों विलियम बेंटिक, जिनका कार्यकाल 1828 से 35 था, देखते हैं इनके समय में क्या मुख्य कार्य क्या थे। 1. 1829 में सती प्रथा पर रोक लगाई गई। 2. 1830 में ठगी प्रथा का अंत किया गया। 3. 1833 का चार्टर अधिनियम पारित किया गया। 4. 1831 में मैसूर, 1834 में दुर्ग एवं मध्य कछार का कंपनी साम्राज्य में विलय कर दिया गया। 5. रणजीत सिंह के साथ निरंतर मित्रता की संधि की गई। 6. कॉर्नवालिस द्वारा स्थापित प्रांतीय अपीलीय एवं भ्रमणकारी न्यायालयों को समाप्त किया गया। राजस्व आयुक्तों की नियुक्ति की गई। तो दोस्तों आज के टेस्ट सीरीज में ये 5 ही प्रश्न थे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अगर आपको ये टेस्ट सीरीज अच्छी लग रही है और आप इसमें कुछ नया सीख रहे हैं तो हमारे चैनल स्मार्ट क्लासेस ऑल एग्जाम को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले टेस्ट में, तब तक के लिए और इसी टाइम पर, तब तक के लिए जय हिंद।